गाइस, तो स्वागत है आप सबका एशियन एजुकेशन के चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4, जहां पर हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला के कुछ क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड टू consecutive odd positive integers sum of whose squares is 290। तो यहाँ पर दे चुका है कि दो consecutive odd positive integers हमें लिखने हैं जिनका सम जिनके स्क्वायर्स का सम 290 है। तो हम लोग लिख देंगे इधर लेट, अच्छे से लिखेंगे, हाँ, लेट ए नंबर बी एक्स। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, अदर नंबर बी। दोनों ऑड है, मतलब दोनों के, और वो भी कॉन्जिक्यूटिव है, तो दोनों का डिफरेंस 2 हो जाएगा। तो और एक लिख देंगे x+2। तो x और x+2 दो नंबर हैं, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो उनके स्क्वायर्स का जो सम है, यानी x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर, वो है 290। तो वो लिख देंगे इस पेज पर, क्या आएगा, x² प्लस x+2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 290, ये आ गया। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये 4, ये 4x और ये 290। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने से पहले मैं इतना बोल दूँगा, यहाँ तक मैंने कर लिया है। अब इसके आगे आपको पहले ट्राई करना है, तो इसके बाद ऐसा इक्वेशन आ जाएगा अपना। अब इसके आगे आपको हमें ट्राई करना है। हम यहाँ पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में ये करेंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में हम लोग कैसे करते थे कि इस वाले टर्म को हम लोग 1 करना पड़ता था। तो यहाँ पर अगर हमको 1 करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा हम लोगों को यहाँ पर। तो अगर डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1 2, और ये कट के आ जाएगा 143। तो इसको अच्छे से लिख देंगे, तो ये आ जाएगा x² प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0, ऐसे आ गया। और यहाँ पर क्या करना है, हमें नेक्स्ट इस टर्म पे फोकस करना है। इस टर्म पे अगर हम लोग फोकस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1। 2 इंटू एक्स इंटू 1 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 143 इक्वल टू 0। तो उसके बाद इसको ऐसे लिख देंगे, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 144 होगा, जो कि 12 का होल स्क्वायर है। तो दोनों साइड स्क्वायर भी कट हो जाएंगे और प्लस और माइनस 1 लग जाएगा इसके आगे यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से हम लोग लिख देंगे। आपको समझ में आ रहा है ना, मैंने क्या किया, इधर का कोफिशिएंट 1 करने के बाद इस टर्म पे फोकस किया। इस टर्म पे जब फोकस किया तो मेरा हुआ 2 इंटू एक्स इंटू 1। सो मैंने क्या किया, 1² ऐड किया, 1² माइनस किया। उसके बाद ये हो जाएगा 144 माइनस 1 माइनस 143, उसको उधर लेके वो 144 को इक्वल टू लिख देंगे 12 का होल स्क्वायर। वो प्लस 12 का होल स्क्वायर हो सकता है, माइनस 12 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों साइड रूट करने के बाद अपना इक्वेशन कुछ वैसा आ जाएगा। क्या आ रहा था अपना इक्वेशन, ये आ रहा था x+1 इक्वल टू एक प्लस 12 और एक माइनस 12। अब इसको हम लोग सॉल्व करके x के दोनों वैल्यूज लिख देंगे, जो कि एक होगा 11 और एक हो जाएगा -13। तो यहाँ पर हमारे आंसर आ गया। तो दोनों नंबर के आ गया, 11 एक आ गया और एक आ गया -13। तो यहाँ पर क्या पूछा है
कि x का वैल्यू 11 भी हो सकता है और -13 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि वो पॉजिटिव इंटीजर है, तो -13 हम लोग नहीं लिख सकते, तो 11 ही x का वैल्यू हमें लेना पड़ेगा। तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे, एक 11 और एक 13। अगर उसने दिया होगा 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड इंटीजर्स तो -13 भी कंसिडरेशन में ले सकते हैं और उसके हिसाब से उसको हम लिखते थे। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अपन लोग। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ये देखिए, ये पूरा सेट हो गया। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मैं चाहूँगा कि फिगर आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक बार फिगर दिया है, एक बार अपने से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं शुरू करूँगा। तो आप पॉज करके एक बार ट्राई कर लीजिए। आशा करता हूँ आपने ट्राई कर लिया होगा। अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ए रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेड्थ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पार्क हमें बनाना है, ऐसा ऐसा कुछ जैसे इधर दिया है, और उसमें क्या होगा कि एक कि वो ब्रेड्थ लेंथ से 3 मीटर छोटा होना चाहिए। ठीक है, इट्स एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर्स मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क दैट हैज़ ऑलरेडी बीन मेड इन द शेप ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जो ये रेक्टेंगुलर पार्ट होगा उसका एरिया इस ट्रायंगुलर पार्ट से 4 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन को ऐसे विजुअलाइज करना पड़ेगा जब भी आप कर रहे हो। आज मैं धीरे धीरे ये क्वेश्चन करूँगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आप एग्ज़ाम में ऐसे विजुअलाइज कर पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। एरिया +4 हो गया किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल से हमारा ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का। ठीक है, तो उसके बाद क्या दिया है, वो उस ट्रायंगल के बारे में दिया है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ इट्स बेस एज द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। हाँ, वो फिगर में ही दिख रहे हैं। ठीक है, एंड द एल्टीट्यूड 12 मीटर, तो एल्टीट्यूड भी दे दिया है। फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ। तो पहले हमें सोचना पड़ेगा वेरिएबल किसको लें। तो यहाँ पर किसको लें हम लोग वेरिएबल, तो हम लोग वेरिएबल ब्रेड्थ को ही ले लेते हैं। तो b = x ले लेते हैं। तो ऐसे b = x एग्जाम में नहीं लिखेंगे हम लोग लिखेंगे लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट बी b नहीं x। सो लेंथ विल बी कितना दिया है, x+3। आपको समझ में है इसलिए b और l में लिख रहा हूँ, नहीं तो आप ऐसे ही लिखना लेट वेट वो सब लिख के, इससे आपको मार्क मिलेगा। फिर हम लोग क्वेश्चन में दिया है अल्टीट्यूड दे चुका है, तो एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। इधर बेस इंटू हाइट क्या है, इधर बेस इंटू हाइट है, ये अल्टीट्यूड दे चुका है 12 का, और ये हमें पता है ब्रेड्थ है। तो ये ब्रेड्थ है तो उसको हम लोग x लिख देंगे। तो इधर कुछ ऐसे लिख देंगे हाफ इंटू 12 इंटू एक्स, हाफ इंटू 12 इंटू एक्स, जो कि ये 6x हो जाएगा यहाँ पर, तो अच्छे से लिख देंगे। तो एरिया हो गया 6x। यहाँ पर हम लोग मीटर में ही दिया है वो 3 मीटर लेस, तो मीटर स्क्वायर ही लिख देंगे। इसका यूनिट्स अगर कुछ नहीं दिया होगा तो स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे हम लोग, तो वो उसमें आधा मार्क अगर वो नहीं लिखते तो कटने का चांस रहता है, तो वैसे लिख देंगे यूनिट्स के टर्म में। अगर कुछ नहीं दिया है, इधर जैसे मीटर दिया है तो मीटर स्क्वायर लिख दिया आप लोगों ने, तो ठीक है। तो फिर हमारा बेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। फिर अभी क्या है, एरिया निकाल दिया हम लोगों ने। अभी निकालना है हमें x का वैल्यू। उसके लिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आवश्यकता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग किधर से निकालेंगे, और एक कंडीशन इधर क्या दिया है, एरिया ऑफ
एरिया को AR ही लिख देता हूँ। एरिया ऑफ वो रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस 4 टाइम्स ज़्यादा इससे बाद, हाँ है पेज है, तो 4 स्क्वायर यूनिट्स ज़्यादा है या फिर इधर 4 मीटर स्क्वायर ज़्यादा है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, x इंटू, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ है तो x इंटू x+3 शुड बी इक्वल टू ये 6x + 4 हो जाएगा। तो उसके बाद इसको लिख देंगे x² + 3x इक्वल टू 6x + 4। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे x² - 3x - 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा। हो गया। तो फिर यहाँ पर हमारा आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी कर सकते हो या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी डाल सकते हो। क्वाड्रेटिक फार्मूला डालते हैं, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे निकालते थे, ± b² - 4ac/2a ऐसे लिखते थे। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा इधर ये -3 का -3 आ जाएगा, ये ± √b² - 4ac है, मतलब अंदर 25 आ रहा है तो ये कट के 5 आ जाएगा। b² - 4ac क्या है, देखिए 9 माइनस पर वो प्लस हो जाएगा और 16, तो वो 25 हो गया। और उसका रूट आ गया अपना 5, तो वहाँ पर 5 लिख दिया हम लोगों ने इसके लिए, 5 और /2। तो ये डायरेक्टली फार्मूला डाल के भी हम लोगों ने निकाल दिया। अगर आपको कोई पूछा नहीं है कि इस मेथड में कीजिए उस मेथड में कीजिए, तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है, जो फार्मूला अच्छा लगता है, चाहे वो फैक्टराइजेशन हो या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर हो या फिर ये क्वाड्रेटिक फार्मूला हो, आप जो भी मेथड में कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो दिया है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 km अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ पर दिया है एक मोटर बोट है जो कि स्टिल वाटर में उसका स्पीड है 18 km/h। वो जब अपस्ट्रीम जाता है, मतलब ऊपर जाता है पानी के, तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है rather than coming through डाउन स्ट्रीम। तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल दिया है 24 किलोमीटर्स, तो उसका स्ट्रीम का स्पीड पूछा है। ठीक है, हम लोग पहले लिख देंगे, पहले एक वेरिएबल असाइन करेंगे, फिर सिचुएशन को विजुअलाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का स्पीड लेट हम लोग ले लेंगे x km/h, x km/h हम लोगों ने ले लिया। तो स्पीड ऑफ द बोट गोइंग थ्रू अपस्ट्रीम जाते वक्त स्पीड ऑफ द बोट क्या होगा, अगर स्टिल वाटर में एक, ये देखिए, ये अगर स्टिल वाटर है, यहाँ पर अगर स्पीड आपका हो जाएगा 18 km/h और स्ट्रीम का स्पीड x km/h है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम हमें अपोज करेगा ना, अपस्ट्रीम हमारा स्पीड कम ही कराएगा। मतलब अगर हम ऊपर जा रहे हैं, पानी तो हमेशा नीचे आएगा, ये कोई जादू तो नहीं चल रहा है कि पानी भी ऊपर चला जाएगा। तो अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं स्ट्रीम के और पानी नीचे आ रहा है, तो क्या होगा, जो स्पीड होगा वो लेस हो जाएगा ना, नहीं, वो माइनस हो जाएगा। तो अपस्ट्रीम जाते वक्त हमारा बोट का स्पीड जो हो जाएगा, ये दूसरे पेज में लिख देंगे। हम लोगों ने x किसको लिया, स्ट्रीम का जो स्पीड है उसको हमने x ले लिया। अभी जो बोट का स्पीड है अपस्ट्रीम जाते वक्त, ऊपर जाते वक्त, वो क्या होगा, वो स्टिल वाटर में 18 है
और ये देखिए ये ऊपर जा रहा है और पानी ऐसा आ रहा है x किलोमीटर पर आवर में, तो नेट क्या आ जाएगा 18 माइनस एक्स आ जाएगा। तो अपस्ट्रीम में बोट का स्पीड क्या आ जाएगा 18 माइनस एक्स, और बोट स्पीड डाउन स्ट्रीम में क्या आ जाएगा 18 प्लस एक्स आ जाएगा, क्योंकि बोट ऐसा आ रहा है पानी भी ऐसा आ रहा है। आप समझे, आप दौड़ रहे हैं, आपको कोई पीछे से धक्का दिया तो आपका स्पीड बढ़ेगा ना। आप आ रहे हैं, आपके सामने कोई खड़ा हो गया तो आपका स्पीड कम हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट इधर लगा है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर आपको उतना भी समझ में नहीं है, इतना याद रख लीजिए कि अपस्ट्रीम जाते वक्त माइनस करना है, डाउन स्ट्रीम लाते वक्त प्लस करना है, और हमेशा स्ट्रीम का जो स्पीड होता है उसको एक्स ले लेना है, ठीक है। तो अभी हमारा मेन विजुअलाइजेशन का प्रोसेस हो गया। वेरिएबल हम लोगों ने लिख दिया क्या क्या चीज़ें हैं। अभी हम लोगों को इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन किस बेसिस पे इधर निकालना है, टाइम के बेसिस पे। उसने दिया है अपस्ट्रीम जाते वक्त 1 घंटा ज़्यादा लगता है उसको रेदर देन डाउन स्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम का TU अपस्ट्रीम का टाइम लिख देते हैं। सो TU शुड बी इक्वल टू हमारा टाइम स्पीड इक्वल टू क्या है डिस्टेंस बटे टाइम। सो टाइम विल भी क्या होगा डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस इधर 24 किलोमीटर दे दिया है, तो स्पीड हमारा अपस्ट्रीम जाते वक्त क्या है 18 माइनस एक्स। वहीं डाउन स्ट्रीम आते वक्त वहीं 24 किलोमीटर होगा, क्योंकि सेम स्पॉट में ही आएगा वो, और ये आ जाएगा 18 प्लस एक्स, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया होगा। अभी हमारा क्या दिया है TU माइनस TD। TU ज़्यादा ही होगा ना। आप नॉर्मली अगर सोचेंगे, अगर आपका स्पीड कम है और सेम डिस्टेंस दो चीज़ें ट्रैवल कर रही है, एक का स्पीड है 10 किलोमीटर और एक का स्पीड है 20 किलोमीटर, और दोनों ही 10 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं, तो एक को जो 10 किलोमीटर होगा उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो जा रहा होगा उसको कम टाइम लगेगा। तो वहीं पर इधर अपस्ट्रीम में स्पीड कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो कितना ज़्यादा लगेगा वो दे दिया है क्वेश्चन में, वो है 1 आवर। तो ये 1 आ जाएगा। तो इसको हम लोग अभी इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे 18 माइनस एक्स माइनस 24 बटे 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो इधर 24 में अगर कॉमन निकाल लूँ 18 प्लस एक्स माइनस 18 प्लस एक्स, ये लिख दिया जाएगा। और अगर उस ओर में चला जाऊं तो इधर क्या आ जाएगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करके मैं लिख दूंगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324। ये मैंने जल्दी सिंप्लीफाई किया क्योंकि मेरे पास बुक पड़ा है और जगह थोड़ा कम है। आपको पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके लिखना है, इधर मल्टीप्लाई वगैरह वगैरह करना है। अगर वो भी मैं करने बैठूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा और डाटा भी ख़त्म हो जाएगा। क्वारंटीन में फिर क्या करेंगे। हाँ, बहुत आउट ऑफ टॉपिक चला गया। तो यहाँ पर ये इक्वेशन अपना आ गया। इसके बाद हम लोग इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वही डाल के कर लेंगे, और वो करने के बाद हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू 6 माइनस 54। तो x का भी नेगेटिव हो सकता है क्या, स्पीड का भी नेगेटिव होगा क्या, नहीं होगा। तो माइनस 54 एलिमिनेट हो गया, 6 रुक गया। अब x की जगह 6 डाल के हम लोग लिख सकते हैं दो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम विल बी 6, जो निकालना था हमें। तो ये ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है, खाली इतना आपको ध्यान में रखना है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को ही x लेंगे, अपस्ट्रीम में माइनस करेंगे, डाउन स्ट्रीम में प्लस करेंगे। हमारा सिचुएशन विजुअलाइज हो गया। फिर हम लोग इक्वेशन निकालने जाएंगे विद इन टर्म्स ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली इस टाइप के क्वेश्चन में।
तो अभी एक्सरसाइज 4.3 की ओर बढ़ेंगे। ये है पहला क्वेश्चन। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये मैं नहीं करने वाला हूँ क्योंकि फिर से ज़्यादा लंबा होगा वीडियो, फिर से डाटा ख़त्म होगा, फिर से वही घटिया जोक मारूंगा मैं, तो छोड़िए ये नहीं करूँगा मैं। 2 नंबर में दिया है वहीं को क्वाड्रेटिक फार्मूला में करना है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको पता ही होगा। उसके बाद यहाँ पर रूट्स आप तो निकाल ही सकते होंगे, इतना तो आशा करता हूँ आपसे कि रूट्स निकाल लेंगे। आपकी मर्जी, आप डिवीज़न फार्मूला में कीजिए कि मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस में कीजिए, आपकी मर्जी। आपको जो अच्छा लगता है उसी प्रोसेस में कीजिए, लेकिन हर प्रोसेस के एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में पूछ लगा कि पर्टिकुलरली इस प्रोसेस में करना है तो वहाँ पर आप फंस सकते हैं अगर आपने किसी एक प्रोसेस में करना है। अगर नहीं पूछा है तो आपको जो प्रोसेस अच्छा लगा वो कीजिए, बिंदास, आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। मेरा फेवरेट तो है क्वाड्रेटिक फार्मूला, डायरेक्ट डालो आंसर निकल जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फिर अभी चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चौथे क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द एजेस, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड इज प्रेजेंट एज। ठीक है, तो हम लोग लेट ले लेते हैं। लेट रहमान्स एज, वो प्रेजेंट में, ये प्रेजेंट में है, इक्वल टू एक्स। तो 3 years एगो में उसका एज क्या आ जाएगा, उसका एज आ जाएगा 3 years एगो एज आ जाएगा x-3, और 5 years फ्रॉम नाउ उसका एज आ जाएगा x+5। उन दोनों का रेसिप्रोकल का सम, यानी कि 1/x-3 प्लस 1/x+5 इज इक्वल टू कितना दिया है ना, 1/3 दिया है। तो उसका एज निकालना है, यानी x का वैल्यू इधर निकालना है अपन को। तो चलिए यहाँ पर तो एलसीएम मेथड ही, एलसीएम पहले निकाल के उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कर देंगे। तो ये x+5 प्लस x-3 होल इंटू 3 इज इक्वल टू x+5 इंटू x-3 आ गया, ये आ गया अपन का। तो उसके बाद हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा अपना 6x + 6 इक्वल टू x² प्लस 2x - 15, ये आ गया अपना, ये 6x + 6। हाँ, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको उधर लेंगे, ये 6x को उधर लेंगे तो -6x हो जाएगा, -4x हो जाएगा। इसको उधर लेंगे -21 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x² - 4x - 21 इक्वल टू 0। ये इतना आ गया। इसके बाद आपकी मर्जी, आप जिस भी प्रोसेस में x का वैल्यू निकाल सकते हैं, इधर कोई वैसे स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको, x का वैल्यू अपना निकलेगा 7 एक निकलेगा और एक -3 निकलेगा। तो 7 ही ठीक आंसर होगा, क्योंकि एज तो कभी -3 नहीं होता है। तो 7 आंसर अपना ठीक हो जाएगा, और रहमान का एज मिल गया, मिस्ट्री सॉल्व हो गई। और ये कुछ गड़बड़ हो गया अपना, अपन
थे 14वें स्लाइड में, नहीं ठीक हो गया। रहमान का एज निकला था, 7 साल का बच्चा है, क्या करें। तो 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड if the longer side is 30 meters more than the shorter side, find the sides of the field। ठीक है, तो पहले एक डायग्राम करते हैं। तो ये है एक रेक्टेंगुलर फील्ड, उसका एक डायगोनल दिया है। ठीक है, डायगोनल दिया है और डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड को शॉर्टर साइड को हम लोग x लिख देंगे, तो डायगोनल हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 60 आ जाएगा, मतलब ये x प्लस 60, और हमारा लॉन्गर साइड जो L है वो है x प्लस 30। तो ये x प्लस 30 और ये x प्लस 60 है। तो यहाँ पर हम लोग दिमाग में क्या रखेंगे कि ये तो अपना एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो x प्लस 60 का होल स्क्वायर, जो डायगोनल का होल स्क्वायर प्लस वो दोनों साइड्स का होल स्क्वायर का सम, पाइथागोरस थ्योरम तो आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो मैंने भी नहीं पढ़ा है, तो मेरे चैनल से कोई हेल्प नहीं मिल सकता अभी। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x। आप लोग भी ये क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, क्योंकि खाली मैं सॉल्व करूँगा उसके बाद आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं करोगे, वीडियो देख के चले जाओगे, मेरा वॉच टाइम ही बढ़ेगा लेकिन आपका मार्क नहीं बढ़ेगा। आज बहुत घटिया जोक्स मारने के मूड में हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसको अभी मैं सॉल्विंग भी कैसे समझाऊँ, आप अगर सॉल्व करेंगे तो इसके बाद कुछ ऐसा आके ये रुक जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा x माइनस 90 और x प्लस 30। थोड़ा स्पीड से किया हूँ क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ये पूरे अच्छे से कर दिए होंगे, खाली मिडिल टर्म स्प्लिट ही करना था। ये x के 2 वैल्यूज आ गए। तो x क्या है, यहाँ पर एक लेंथ है, लेंथ का भी नेगेटिव नहीं होगा, तो ये x का वैल्यू 90 ही होगा। तो x का वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पर लॉन्गर साइड आ जाएगा x प्लस 30, वो 120 मीटर, और वो आ जाएगा शॉर्टर साइड तो 90 मीटर x का ही वैल्यू, और डायगोनल आ जाएगा 90 प्लस 60 150 मीटर्स। मीटर्स लिखना याद रखेंगे। और भी 2-3 क्वेश्चन थे अपने यहाँ पर। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर देन द 8 टाइम्स क्या बोल रहा हूँ, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लेट स्मॉलर नंबर भी x, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स देन द लार्जर नंबर। तो इसको हम लोग लिखेंगे, ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर नंबर को y ले लेते हैं अपन लोग, ठीक है। और क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू
180 दिया है। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग अभी करेंगे इधर x² की जगह 8y लिख देंगे। तो वैसे ही करते हैं, ये कंटेंट को क्लियर कर देते हैं और यहाँ पर शुरू करते हैं लिखना। ये 8y माइनस y² इज इक्वल टू 180 दे दिया है, तो इधर आ जाएगा y² माइनस 8y प्लस 180। अभी इसको सॉल्व करके y का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। आएगा, एक आ रहा है 18, एक आ रहा है -10। मैं ये सब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सॉल्व करेंगे और भी टाइम वेस्ट होगा। वही आप लोग लेकिन सॉल्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। इधर ही अगर आप सॉल्व करते जाओगे तो वो एक प्रैक्टिस बनी रहेगी, वरना एग्ज़ाम में गलती होने के बहुत चांसेस होंगे। तो अभी क्या करेंगे, y का वैल्यू अपना निकल गया, एक निकला 18, एक निकला -10। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि 8y इक्वल टू x²। किसी भी कोई भी एक स्क्वायर चीज़ होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, x² हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो y भी इधर पॉजिटिव ही होगा क्योंकि 8 एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो y भी पॉजिटिव होगा कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। लेकिन y इधर क्या आ रहा है, -10, तो ये नहीं होगा, तो y का वैल्यू 18 ही होगा। और स्मॉलर नंबर 18 आ गया, माफ़ कीजिएगा, लार्जर नंबर 18, हाँ लार्जर नंबर 18 आ गया और स्मॉलर नंबर आ जाएगा। उसको भाई ये करेंगे तो 8 इंटू 18 144, 144 का रूट 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ गया स्मॉलर नंबर और लार्जर नंबर आ गया 18। उसके बाद अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जो कि नंबर 8, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट a uniform speed. If the speed had been 5 kilometer more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. तो ये मैं आशा करता हूँ आप कर लोगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग करते आ रहे हैं। वहीं स्पीड बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर हमारा मेन चीज़ होता है। पहले हम लोगों को एक्स किसको लेना है वो देखना है, स्पीड को लेना है, डिस्टेंस को लेना है, जैसे दिया गया क्वेश्चन के टर्म्स में। यहाँ पर दिया है डिस्टेंस दे दिया है तो स्पीड को ही लेंगे। स्पीड को लेके उसके बाद टाइम का टर्म्स यूज़ करके माइनस करके, क्योंकि एक स्पीड ज़्यादा होगा एक स्पीड कम होगा दो सिचुएशंस में से, उसको टाइम का टर्म्स में लाके माइनस करके अपने को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना है। उसके बाद एक्स का वैल्यू जो कि स्पीड हम लोगों ने लिया है उसका वैल्यू निकालना है। तो ये मैं आशा करता हूँ आप कर लोगे। सिमिलर टाइप क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग चलेंगे 9th नंबर पे। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए 9 होल 3/8 ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। 3/8 ही दिया है, हाँ ठीक है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. तो यहाँ पर दिया है, दो टैप दिए हैं, वो एक टैंक को फिल कर सकते हैं, टैंक में वाटर फिल कर सकते हैं 9 होल 3/8 आवर्स में। ठीक है, तो टैप ऑफ जो लार्जर डायमीटर का टैप दिया है उसको 10 घंटा लेस लगेगा स्मॉलर डायमीटर के टैप से, अगर हम लोग अलग अलग रख के उसे फिल करेंगे टैंक को। मतलब लार्जर डायमीटर का जो टैप होगा उसको रख के खाली उसी से टैप अगर भरेंगे, उसी से ही टैंक अगर भरेंगे, तो उधर अगर हमको
x आवर्स लगता है, तो जो स्मॉलर डायमीटर का टैप होगा उसको रख के अगर हम लोग भरेंगे अलग से, उसको x + 10 आवर्स लगेगा। ठीक है, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक, वो टाइम हमें निकालने को पूछा है। तो हम लोग लेट, जैसे अभी बोला x और x + 10, उसी को ही हम लोग वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, तो लार्जर डायमीटर के लिए x आवर्स लिख देते हैं और स्मॉलर डायमीटर के लिए x + 10 आवर्स लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पार्ट ऑफ टैंक filled by larger diameter in 1 hour will be equal to 1/x। और वही चीज़ अगर हम लोग स्मॉलर डायमीटर में लेंगे, वो 1/x + 10 आ जाएगा। ये है टैंक, पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड। तो हमें टोटल कितना लगता था, दोनों अगर फिल करेंगे कितना, 9 होल 3/8 लगता था। तो पार्ट ऑफ टैंक filled if 2 taps are taken as a whole in 1 hour। सो वो कितना होगा, 9 होल 3/8, क्योंकि टोटल टाइम हमें लगता है 1/9 होल 3/8। हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, अगर हम लोग दोनों मिला के लेंगे टोटल टाइम हमें 9 होल 3/8 लगता है। तो 1 घंटे में कितना पार्ट होगा, वो इक्वल होगा अपने एक से कितना पार्ट होगा। मतलब अभी देखिए, सेपरेटली x टाइम लगता है लार्जर डायमीटर को और x + 10 टाइम लगता है स्मॉलर डायमीटर को। तो 1 घंटे में ये कुछ पार्ट फिल करेगा और वो कुछ पार्ट फिल करेगा, वही इक्वल होगा 1/9 होल 3/8 के। क्योंकि दोनों अगर साइमल्टेनियसली लेंगे तो 1 घंटे में उतना ही पार्ट कंप्लीट होगा। समझ पा रहे हो? अगर हम लोग ऐसे लिख देंगे x + 10 = 9 होल 3/8, तो वहाँ पर हमारा केस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल टाइम हो गया, इससे कुछ और इससे कुछ। मतलब x + 10 से हमें पूरा x + 10 में हमारा क्या होता है, स्मॉलर डायमीटर से पूरा टैंक ख़त्म होता है और x से लार्जर डायमीटर से पूरा टैंक ख़त्म होता है। अगर इन दोनों का हम लोग ऐड कर लेंगे तो 9 होल 3/8 थोड़ी ना आएगा, क्योंकि दो टैंक फिल हो रहे। लेकिन अगर हम लोग 1 घंटे का स्पेसिफिकली निकालेंगे तो दोनों टैप इधर भी है, अगर दोनों टैप मिला के लेंगे तो 1 घंटे में जितना पार्ट ख़त्म होगा, एक एक टैप जितना लेंगे उन दोनों का ऐड करेंगे तो उतना ही पार्ट फिल होगा। अलग अलग टैंक से अगर जितना अमाउंट ऐड किया उसको ऐड करेंगे। तो वहीं इधर मैंने लिखा है, जो पार्ट लार्जर टैंक डायमीटर से किया है 1/x 1 घंटे में, वहीं और कुछ पार्ट स्मॉलर डायमीटर ने किया है 1/x + 10 1 घंटे में। उन दोनों का समेसन जो होगा वही होगा पार्ट दोनों टैप्स जब हम लोग ले लेंगे
तो 1/9 होल 3/8 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख देंगे कुछ ऐसा, 1 + x + 1 + x + 10 = 1/9 होल 3/8। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x + 10 2x + 10 लिख देंगे डायरेक्ट, ये आ जाएगा भाई x² + 10x = 8/75, कुछ ऐसा आया। इसको पूरी तरह से सिंप्लीफाई जब करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8x² - 70x - 750 = 0। तो कुछ ऐसा आ गया। इसके बाद हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा 15 और एक आ जाएगा -25। -25 को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि x टाइम है जो कि नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। इसका वैल्यू 15 आया, तो लार्जर डायमीटर के टेप से 15 घंटे लगेंगे और स्मॉलर से 25 घंटे लगेंगे। तो ख़त्म। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये हम लोगों ने क्या किया कि मतलब 9th वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि अगर एक एक टैप से हम लोग सेपरेटली लेते हैं तो 1 घंटे में कितना होगा वो हम लोग निकाल पा रहे हैं। अगर वो मतलब पूरा टैंक वो ख़त्म कर पा रहा है x आवर्स में, तो 1 घंटे में वो 1/x पार्ट ख़त्म कर पा रहा होगा। तो वही हम लोगों ने यूज़ किया। अगर हम लोग ऐसे कर देते, इससे टाइम लग रहा है x, उससे टाइम लग रहा है x + 10 और टोटल हम लोग दोनों मिला के जब यूज़ करते हैं तो 9 होल 3/8 लगता है। अगर वो दोनों ऐड करके = 9 होल 3/8 लिख देते तो पूरी तरह से गलत होता, क्योंकि ये सेपरेटली एक टैंक फिल कर रहे हैं, वो सेपरेटली दूसरा टैंक फिल कर रहे हैं और दोनों जब मिला के रखते हैं वो एक ही टैंक फिल करते हैं, 2 टैंक फिल नहीं करते। तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा ना तभी। तो इसलिए हम लोग ऐसे किए। तो अभी 10वां क्वेश्चन करेंगे। 10वां क्वेश्चन है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 km/h more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains। तो यहाँ पर दिया है एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 1 घंटा लेस टाइम लेता है विथ रेस्पेक्ट टू पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर। उसके बाद अगर एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन हमारा है 11 km/h मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स पूछा है। तो हम लोग ले लेते हैं एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन = x km/h per hour. So average speed of express train should be equal to x + 11 km/h। हाँ छोड़ो, तो x + 11 km/h वो एक्सप्रेस ट्रेन का है और x km/h पैसेंजर ट्रेन का है। डिस्टेंस हमें 132 किलोमीटर दे चुका है, डिस्टेंस दे चुका है, एवरेज स्पीड दोनों के ट्रेन के आ चुके हैं, तो टाइम हम लोग निकाल सकते हैं। तो टाइम में हमें क्या दिया है, एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है। तो टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, TP - TE शुड बी = 1। तो वही यूज़ करते हैं। तो पैसेंजर ट्रेन का टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस बटे स्पीड। एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम लगेगा, ये देखिए, डिस्टेंस बटे स्पीड शुड बी = 1। सो ये आ जाएगा 132 कॉमन, x + 11 - x = x × x + 11।
तो यहाँ पर आ जाएगा 32 इंटू 11 1452। ये आ जाएगा, इधर जाएंगे तो ये कट हो जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0, ऐसा कुछ आ रहा है। उसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे अपने अपने प्रोसेस से, तो x का वैल्यू आ जाएगा -44 एक और एक आ जाएगा 33। तो 33 अपना ठीक आंसर होगा, -44 नहीं होगा क्योंकि x एक स्पीड है जो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। आशा करता हूँ आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 11th नंबर, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। तो 2 स्क्वायर दिए, उसका सम 468 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर perimeters इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो ठीक है, एक स्क्वायर का साइड मतलब एक स्क्वायर ए ले लेते हैं, उसका साइड लेट एक्स, और एक स्क्वायर बी ले लेते हैं, उसका साइड वाई। तो एरिया ऑफ ए विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एरिया ऑफ बी विल बी इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, वो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है 468। ठीक है, ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर स्क्वायर। ये आप लिखना ना भूलना, वरना मार्क्स कट सकते हैं। तो हमारा इक्वेशन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, इतना आ गया। और फिर क्या दिया है, परिमीटर्स 4x एक आएगा और एक 4y आएगा, दोनों को माइनस करने पे आ रहा है 24। ठीक है, तो x इक्वल टू ये 6 आ जाएंगे, तो 6 प्लस वाई ऐसा आ रहा है कुछ। तो ये यहाँ पर x का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट हम लोग कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। तो इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इक्वल टू 0। और यहाँ से हम लोग y का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा -18 और 12। -18 को कंसिडरेशन में वैसे भी नहीं लेना है क्योंकि नेगेटिव टर्म है और साइड का भी नेगेटिव नहीं होता, तो 12 ही लेंगे। तो उससे x भी आ जाएगा, x क्या था 6 प्लस वाई, वो 18 मीटर आ जाएगा। ये 12 मीटर, वो 18 मीटर। शायद से एक और क्वेश्चन आज मिस कर रहा हूँ मैं, देखते हैं। चौथा वाला तो कर लिया था, चौथा वाला कर लिया था, सातवां आठवां, हाँ पांचवा वाला नहीं किया है अपने लोगों ने। हाँ तो चलिए पांचवा नंबर करते हैं। क्या दिया है, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Cephal's marks in mathematics and English is 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. तो ठीक है, तो शेफाली एक बच्ची है जिसका मैथ्स में और इंग्लिश में मार्क्स मिलाकर उसके आ रहे हैं 30। तो m प्लस ई इक्वल टू 30। लेट मार्क्स इन मैथ विल बी m एंड मार्क्स इन इंग्लिश विल बी e। तो ये 30 आ रहे हैं, तो मार्क्स इन मैथ इक्वल टू 30 माइनस ई। और इसने दिया है अगर उसके मैथ्स में 2 मार्क कम होते
ये दूसरे पेज में लिख देंगे। अगर उसके मैथ्स में उसके हार्टसी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथ्स, मतलब 2 मार्क ज़्यादा मैथ्स में आएंगे और 3 मार्क लेस आएंगे इंग्लिश में। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो मतलब ये दिया है मैथ प्लस 2 इंटू इंग्लिश माइनस 3 इक्वल टू 210। तो मैथ्स प्लस 2 में क्या हो जाएगा, 30 माइनस ई प्लस 2 मतलब 32 माइनस ई इंटू ई माइनस 3 इक्वल टू 210 यहीं आएगा। अगर आप इंग्लिश का मार्क ई लिख देंगे तो हाँ, उसके बाद आ जाएगा ये 32e और ये आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर और ये आ जाएगा 32 माइनस 32 इंटू 3 जो कि है 30 90 96 है। और ये आ जाएगा प्लस 3e इक्वल टू 210। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। इधर क्या आया था 335e, ये ठीक है ना, एक बार देख देंगे। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं है। पर प्लस 3 है तो 35e और इधर आके 96 हो जाएगा ये। तो अगर हमारा इधर आएगा माइनस 96 माइनस 210, 96 प्लस 210 306 और ये 35, तो ये आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 35e प्लस 306। ठीक है ना, एक बार चेक कर लेना ऐसा ही कुछ आ रहा है तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा E इक्वल टू 17 और एक आंसर आएगा E इक्वल टू 18। तो दोनों में ये सेटिस्फाई होते हैं। तो E इक्वल टू 17 और E इक्वल टू 18 में ये सेटिस्फाई होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग केस 1 और केस 2 लेंगे इधर। तो केस 1 में हम लोग लिख देंगे E इक्वल टू 17। जब E इक्वल टू 17 होगा तो M इक्वल टू 30 माइनस E जो कि हो जाएगा 13। और जब E इक्वल टू 18 आएगा तो M हो जाएगा 30 माइनस E जो कि हो जाएगा 12। तो यहाँ पर M के 2 वैल्यूज़ आ गए, E के भी 2 वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन भी ख़त्म होता है और इन सब के क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। अभी नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेचर ऑफ फ्रूट्स और एक्सरसाइज 4.4 और उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लेक्चर्स भी लाएंगे, सॉल्यूशन के लेक्चर्स भी लाएंगे, लेकिन वो कंटिन्यूएशन होंगे विथ चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आशा करता हूँ ये सब आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक करें अगर अच्छा लगा वीडियो, सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया है, घंटी का बटन दबा दें अगर वो भी आपने नहीं किया है, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करें जो भी डाउट है या फिर आपका जो भी फीडबैक है। तो बाय, टेक केयर।